हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स 7 तो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 11th को शुरू करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को डिटेल में कवर करेंगे, जो कि आपका बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स है। तो शुरू करते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं और परचेस करते हैं। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे परचेजिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट जो है क्या है? कोर है, प्राइमरी है बिजनेस के लिए। तो प्रॉफिट के लिए जहां पे भी हम परचेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। ठीक है। Business is derived from the word busy. This means being busy, however, in a specific sense. Business refers to an economic activity in which people regularly engage in a purchase, production, and sale of goods and services with a view to earn profit. तो रेगुलर बेसिस पे जहां पे भी हम परचेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी बिजनेस है वो किसकी एक्टिविटी है? वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। हम और आप ही बिजनेस करते हैं। कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर कोई आके बिजनेस तो करता नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें हम क्या अर्न करते हैं? पैसे अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं। ठीक है। वो एक्टिविटी जिसको करके हम पैसे अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं सैलरी के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, फीस के रूप में, तो वो हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। उसी के उलट, उसी के अपोजिट हमारी एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको करके हमें खुशी मिलती है, हमें हैप्पीनेस मिलती है, जिससे हमारा पैसे का कोई लेना देना नहीं होता, हम सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो एक्टिविटी करते हैं, वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जैसे कि मम्मी आपको खाना बना के देती है, वो पैसे के लिए तो देती नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। वैसे ही पापा आपको घर पे पढ़ा रहे हैं या आपका बड़ा भाई आपको पढ़ा रहा है, तो वो क्या है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। तो ये एक्टिविटी, जो वो एक्टिविटी जहां पे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे पैसा जो है वजह नहीं होता, बिना पैसे के हम किसी को हेल्प करते हैं, किसी के लिए खड़े होते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिस भी एक्टिविटी में जो भी काम करते हैं और हम पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। जैसे कि सपोज आपके पापा, ठीक है, कई लोगों के पापा क्या होंगे? टीचर होंगे। ठीक है। टीचर होंगे। अगर वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है? वो एक तरीके का प्रोफेशन है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। वही आपके पेरेंट्स आपको घर पे आके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से मारपीट के पढ़ा रहे हैं, घर पे आके पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या है हमारा? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वहां पे हम क्या कर रहे हैं? लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके बदले में हम उनसे पैसे ले रहे हैं। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक बिजनेस। ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, सेल करके हम क्या अर्न कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? आपका बिजनेस। ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बिजनेस के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरी कौन सी है? प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो स्किल है, ठीक है, हमारे पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, हम जो नॉलेज गेन किए हैं अपने स्किल से, जैसे कि डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, और उसके बाद फिर आप मान लो लॉयर हो गया। तो ये क्या है? ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। इसमें हम क्या करते हैं? जब भी ये सर्विसेज हम देते हैं तो इसके बदले में हम फीस लेते हैं। तो ये भी एक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे जो कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे एक आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसका कंट्रोल इनके ऊपर होता है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं, एम्स के
जो है कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एम्स की जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करते हैं। टीचर होते हैं जो भी आपके सीबीएसई के जो गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करते हैं। लॉयर जो होते हैं वो आपके जैसे कि मान लो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रोफेशन में स्पेशली कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो रेगुलेट करते हैं उसी कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग। वो क्या लेंगे, आपको अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोफेशन स्पेशली सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो उस सर्विस के बदले आपसे फीस लेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होती है। अब देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट आता है थर्ड। एम्प्लॉयमेंट में जब क्या होता है कि आप किसी के अंडर जाके काम करोगे, ठीक है, आप किसी के अंडर जाके काम करोगे और आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में सैलरी मिलेगी। आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होता। आपको आपका सीनियर, आपका जो मालिक है वो जो बोलेगा उसको आपको फॉलो करना होगा। उसके हिसाब से आपको अपना बिजनेस जो है अपनी जो डेली एक्टिविटी होगी उसको करना होगा। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे। तो ये होता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट जो कि आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। तो हम आगे से यहाँ पे बिजनेस को पकड़ के चलेंगे, बिजनेस को इन डिटेल पढ़ेंगे आगे से इस पूरे चैप्टर में कि बिजनेस के अंदर और भी क्या क्या चीजें हैं। तो बिजनेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, वो एक्टिविटी है किसका, प्रोडक्शन का, परचेज का, सेल का, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो उस गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज, सेल और प्रोडक्शन से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट का यूज करते हैं किसमें, बिजनेस की ग्रोथ में, अपने खुद के सेटिस्फैक्शन को, अपनी जो खुद की नीड है, फैमिली नीड है, उस सारी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस। तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन परचेस, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम परचेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो वो होता है आपका बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक एक करके। तो बिजनेस क्या है, हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ लिया। तो बिजनेस क्या है, आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम वो एक्टिविटी जिसमें हम पैसे अर्न करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है बिजनेस में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं पैसे के रूप में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन भी कर रहा है, प्रोक्योरमेंट भी कर रहा है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हम क्या करते हैं बिजनेस एक्टिविटी में, प्रोडक्शन भी आता है कि हम जो है रॉ मटेरियल का यूज करके प्रोडक्ट जो है गुड्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई भी कर रहे हैं, कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, प्रोक्योर भी कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि जो हमारा गुड्स है वो कंज्यूमर तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या होता है, सेल एंड एक्सचेंज होता है, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर से सेल कर देते हैं, किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये होता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ हम देखते हैं, तो फोर्थ क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो हमारे जो बिजनेस एक्टिविटी है वो वन डे एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, वन डे एक्टिविटी ही नहीं है, हमें इसको रेगुलर बेसिस पे करना है। वन डे एक्टिविटी नहीं है, एक दिन करके आप जाके सो नहीं जाओगे। आप एक दिन बिजनेस सेटअप करोगे, बाकायदा सारा दिमाग लगाए, बिजनेस सेटअप किए, बिजनेस सेट हो गया, एक दो प्रोडक्ट बिके और आप जाके सो गए। ऐसे बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, डेली उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है, डेली ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, नीड के हिसाब से स्टाफिंग करनी पड़ती है, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, सारी चीजें ध्यान देना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप ग्रुप में अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आप सभी को, अगर आप भी अगर ग्रुप में हो तो अगर आप अपने बिजनेस को अवॉइड करोगे तो जो आपका पार्टनर है वो भी बिजनेस को अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा, बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तो बिजनेस क्या है, आपका रेगुलर एक्टिविटी है, डेली बेसिस पे आपको बिजनेस करना है। ठीक है,
वन डे एक्टिविटी नहीं है, डेली करना है। हर रोज आपको जाके अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, अपना बिजनेस खोलना पड़ेगा, हर रोज प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हर रोज सेल्स करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना पाओगे, प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो ये रहे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आपका था प्रॉफिट अर्निंग। तो हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो कोई चैरिटी नहीं है। यहाँ पे हम जो भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बिजनेस का। ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी मतलब कि कोई फिक्स्ड नहीं है, आज अगर अच्छा चल रहा है तो कल खराब भी हो सकता है। अगर आज बिजनेस हमारा बेहतर चल रहा है, आज हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो कल किसी न किसी वजह से लॉस भी हो सकता है। तो हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो क्या है, अनसर्टेन है। हमें कल को क्या मिलेगा हमें नहीं पता है। कल को हमें आज प्रॉफिट मिल रहा है तो कल लॉस मिल सकता है, आज हमें लॉस फेस करना पड़ रहा है तो कल प्रॉफिट फेस करना पड़ सकता है। तो हमारा जो बिजनेस है वो अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है यहाँ पे। कल हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। मे बी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से आपको ज्यादा नुकसान हो गया, मे बी कोई ऐसी पॉलिसी आ गई कि आपके बिजनेस को काफी ज्यादा फायदा हो गया। तो कोई भी चीजें आ सकती है, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा बिजनेस में देखने को मिलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। यहाँ पे जो है आपका बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क ज्यादा होता है कंपेरेटिवली प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो रिस्क ज्यादा रहेगा तभी आपको प्रॉफिट भी ज्यादा, पैसे भी ज्यादा कमाओगे, प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। ठीक है। तो जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। रिस्क किस तरीके का रहता है कि आपका देखने को मिल सकता है कि चोरी हो सकती है आपकी दुकान में, इसी तरीके का कोई डिजास्टर की वजह से लॉस हो सकता है, बिजनेस में डिमांड सप्लाई की वजह से लॉस हो सकता है। तो ये सारे रिस्क जो है बिजनेस के ऊपर हमेशा मंडराते रहते हैं, उसके आसपास हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं बिजनेस के ऊपर। बिजनेस रिस्क में अगर आप देखोगे तो बिजनेस रिस्क में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एक्टिविटी की। अब देखते हैं कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है। वैसे सिमिलैरिटी तो कुछ नहीं है, डिसिमिलैरिटी, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले बिजनेस जो है ये तीनों आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन तीनों का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। वहीं पे आप देखोगे प्रोफेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज से क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चलते हैं और फीस चार्ज करते हैं आपसे। यहाँ पे एम्प्लॉयज जो होते हैं, ठीक है, वर्क अंडर बाय द इंडिविजुअल फॉर वेजेस एंड सैलरीज। वो क्या लेते हैं, वेजेस और सैलरीज लेते हैं, रेम्यूनरेशन लेते हैं। कोर मोटिव क्या है, यहाँ पे कोर मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। यहाँ पे कोर मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना और यहाँ पे अपनी जीविका चलाना, लिवलीहुड, अपनी डेली लाइफ को प्रॉपर तरीके से जी पाना। ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है बिजनेस के अंदर। यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको एमबीबीएस होना चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लॉयर हैं तो आपको जो है लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर हैं तो आपको एमबीए क्वालिफाइड होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ प्रोफेशन में आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिफाइड ट्रेनिंग एंड इसेंशियल्स। ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक स्किल की जरूरत होती है जिसमें आप क्वालिफिकेशन एज पर द नेचर ऑफ वर्क, जैसा आपका नेचर ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको नीड चाहिए, स्किल होनी चाहिए। जैसा आपका नेचर ऑफ वर्क है उसके हिसाब से तो आपको जॉब मिलेगी और सैलरी मिलेगी। सोसाइटी स्टेटस क्या है, तो कंसिडर इंपॉर्टेंट एज प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज नीड बाय सोसाइटी। तो सोसाइटी को जैसी नीड है उसके हिसाब से हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है सोसाइटी को। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एंजॉय अ हाई स्टेटस इन सोसाइटी ड्यू टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड सर्विस रेंडर। तो सोसाइटी में क्या दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी नॉलेज का यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो एम्प्लॉयज होता है उसका जो स्टेटस है उसकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की जॉब वो कर रहा है। नेक्स्ट है रेगुलेशन। यहाँ पे कई सारे रेगुलेशन होते हैं जैसे कि लॉज हो गए, आपको इंडस्ट्री जैसे कंपनी लॉ आपको देखने को मिलेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिलेगा,
फिर यहाँ पे आपको देखने को प्रोफेशन के अंदर आएंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कुछ गिने चुने लॉज होंगे जो कि आपको फॉलो करने होंगे। तो रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज विच ले डाउन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जो कि आपकी जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, एम्स हो गया, ठीक है, IIM हो गया जो कि मैनेजमेंट के लिए है। तो ये सारे इनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिसको फॉलो करके प्रोफेशंस जो हैं उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ उस पर्टिकुलर कंपनी में या फिर जहाँ भी काम कर रहा है उसके हिसाब से वो उनकी जो रूल एंड रेगुलेशन होगा उसको फॉलो करके अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। रिस्क जो है आपका बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है और प्रोफेशन में कंपेरेटिवली बिजनेस के कंपैरिजन में लो रिस्क होता है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में जो है आपको फिक्स्ड इनकम मिल रही है और आपको यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा आपको बिजनेस में देखने को मिल जाएंगे। और प्रोफेशन में देखें तो आपको डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्चर ये सब देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्लर्क हो गया ऑफिस में, फिर टीचर स्कूल्स में और मैनेजर्स कंपनी में। तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हो गई जो कि प्रोवाइड की जाती है आपके एम्प्लॉयज के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्या है। तो बिजनेस जो है हमारा दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, एक इंडस्ट्री में, दूसरा कॉमर्स में। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री जहां पे हम अपने रॉ मटेरियल का यूज करके यूजफुल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है कि हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। ठीक है, तो वो होता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रीज को, जो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, इन सबको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कॉमर्स के थ्रू ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके से कंज्यूमर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो एक्टिविटीज विच फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़िया तरीके से एक्सचेंज करने में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। अब इंडस्ट्री को देखते हैं तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। तो हमारे पास रॉ मटेरियल है, जैसे कि हमारे पास क्या है? गेहूं है। ठीक है, इसको बोलते हैं व्हीट। हमारे पास व्हीट है तो व्हीट को हम क्या करेंगे? आटे में कन्वर्ट करेंगे। आटे में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे? ब्रेड में कन्वर्ट करेंगे और वो ब्रेड किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका इंडस्ट्री का प्रोसेस। इंडस्ट्री ये यहाँ पे आपकी क्या हो गई? प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आपकी जो ब्रेड बना वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको ब्रेड बना और फिर उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट होके कंज्यूमर तक चला गया। ठीक है, तो इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ यूजफुल गुड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स है, जो रिसोर्सेज हैं, उसको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करना ही इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो इंडस्ट्री बेसिकली आगे जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में हम प्राइमरी इंडस्ट्री अगर देखें तो प्राइमरी इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना। कहाँ से? अर्थ से हो सके तो, या फिर हम कुछ ऐसा करें जहां से हमें रॉ मटेरियल मिले। ठीक है, तो प्राइमरी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना। तो प्राइमरी में भी 2 तरीके की इंडस्ट्री होती है आपकी। एक देखने को मिलेगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी का क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना क्या? रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना। कहाँ से? जो भी आपके अर्थ हो गए या फिर जो भी चीजें जहां से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इसमें देखने को मिलती है 2 इंडस्ट्री। एक आपको एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री जो कि क्या करती है? रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती है। कहाँ से? अर्थ से। जैसे कि आपका आयरन ओर हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, ये सब कहाँ से? ऑयल आपका ओशियन से एक्सट्रैक्ट होता है। ये आयरन कहाँ से होता है? अर्थ से, अर्थ के सॉलिड एरिया से एक्सट्रैक्ट होता है। फिर आती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करती है? बायो से रिलेटेड, जैसे कि आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो होता है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। आपका
एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री होती है एक, जो कि रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री होती है जो कि क्या करती है, रॉ मटेरियल को एनिमल से और या फिर पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्रिंग, ये सब चीजों से क्या करती हैं, जो है एक्यूमुलेट करती हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करेगी, उस रॉ मटेरियल को कहाँ भेजेगी, आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि आपके प्राइमरी या फिर रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को या फिर प्राइमरी गुड्स को, जिस बोल सकते हैं फॉर प्राइमरी गुड्स भी बोल सकते हैं, प्राइमरी गुड्स को किस में कन्वर्ट करेगी, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। अब आगे देखते हैं, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आगे कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले आपका आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल इंडस्ट्री जो कि क्या करती है, वो एनालाइज करती है और उसके बाद फिर क्या करती है, रॉ मटेरियल को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करती है और उसमें से कई सारे जो है फिनिश प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। सपोज ऑयल, ऑयल क्या आता है हमारे पास, जो आता है क्रूड ऑयल आता है, ठीक है। क्रूड ऑयल आता है हमारे पास और उस क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, कई सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया आपका, उसके बाद डीजल हो गया, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है एविएशन फ्यूल्स, ठीक है। एविएशन फ्यूल्स मतलब वो फ्यूल्स जो कि आपके एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स में पड़ते हैं, तो ये क्रूड ऑयल से आप एक्सट्रैक्ट करके बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का एग्जांपल आप ले सकते हो सीमेंट से। सीमेंट क्या करती है कि वही काम जो यहाँ पे बाइफरकेट हुआ है, वो क्या करते हैं, वो कई सारे मटेरियल मिला के एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सीमेंट को अगर एज एग्जांपल ले रहे हो, तो सीमेंट में क्या क्या मिलता है आपका, सीमेंट में आपको ग्रेनाइट देखने को मिलेगा, सीमेंट में आपको पानी देखने को मिलेगा, सीमेंट में और भी कई सारे केमिकल्स देखने को मिलेंगे। तो कई सारे केमिकल्स और बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से बॉन्डिंग अच्छी हो, वो सारी चीजें मिक्स करके सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक हो गई आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री, एक हो गई सिंथेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या काम होता है कि उसके पास जो भी रॉ मटेरियल है उसको कई सारे प्रोसेस में, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू भेज के उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो शुगर, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, शुगर का एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद फिर शुगर को हम क्या करते हैं, कई सारे प्रोसेस के थ्रू भेज के शुगर कैन को हम कई सारे प्रोसेस के थ्रू भेज के उससे शुगर बनाते हैं, ठीक है। फिर आप पेपर को भी, पेपर इंडस्ट्री को भी ले सकते हो। पेपर में क्या होता है, बेम्बू का यूज करके, कई सारे बेम्बू का यूज करके उसको कई सारे प्रोसेस के थ्रू मूव करा के और फाइनल पेपर हम जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री आती है, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, असेंबलिंग इंडस्ट्री में हम कई सारे पार्ट्स को ले आके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे आपको टेलीविजन देखने को मिलता है, उसके बाद फिर आपको कार देखने को मिलती है, कई सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज, जैसे मोबाइल भी आप ले सकते हो कि उसका जो है हार्डवेयर कहीं और से बना हुआ है, उसके अंदर के पार्ट्स चाइना से, जापान से या फिर अदर कंट्री से इंपोर्ट होके उसको एक प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो वो होता है, ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलती हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के ये सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री, फिर आती है आपकी सिंथेटिक इंडस्ट्री, उसके बाद फिर आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फिर लास्ट में आती है आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ साथ उसमें आपको देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम क्या होता है कि उसको बिल्डिंग बनाना, ठीक है, बिल्डिंग बनाना, उसके बाद फिर रोड बनाना और डैम्स बनाना। तो ये सारे काम जो होते हैं, ये सारे काम जो होते हैं आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के होते हैं। तो आपकी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो आपकी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिवाइड है। नेक्स्ट आगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिस्टमैटिक इंडस्ट्री, उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री में डिवाइडेड है। अब आगे देखते हैं कि टर्शरी इंडस्ट्री का क्या काम होता है। तो टर्शरी इंडस्ट्री का काम होता है
कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराना कि उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उसको कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उसके बाद उसको वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, जो भी बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंस से रिलेटेड, तो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम किसके ऊपर डिपेंड होता है? टर्शियरी इंडस्ट्री के ऊपर होता है। ठीक है, तो टर्शियरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइडर भी बोला जाता है। ठीक है, टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है? सर्विस प्रोवाइडर होती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। ठीक है, ये आपकी इंडस्ट्री जो होती है इन पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री में डिवाइड है। प्राइमरी इंडस्ट्री आपकी एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री में डिवाइड है। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग जो है आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें आपका एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेस और असेंबलिंग है। और टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडेड है, टर्शियरी इंडस्ट्री का कोई पार्ट नहीं है। अब आगे देखते हैं कि आगे जो है आपका कॉमर्स, कॉमर्स का क्या मतलब है और कॉमर्स आगे किस किस पार्ट्स में डिवाइड है। तो कॉमर्स इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स क्या है? गुड्स को बाई एंड सेल करने वाली एक्टिविटी है। कॉमर्स किस में हेल्प करती है? कॉमर्स प्रोड्यूसर को कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है, कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक एक्टिविटी है जहां पे हम गुड्स को परचेस करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, और गुड्स को क्या होता है? कॉमर्स हेल्प करता है गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा कॉमर्स है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कॉमर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ट्रेड और एक एक्सिलरी टू ट्रेड, जिसको हम एड टू ट्रेड भी बोलते हैं। ट्रेड में क्या क्या होता है? ट्रेड में देखने को क्या मिलेगा? ट्रेड में देखने को मिलता है कि गुड्स को हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। ठीक है, सेल करते हैं फिजिकली और वर्चुअली, यानी कि दुकान पे या फिर ऑनलाइन। ठीक है, तो गुड्स को हम सेल करते हैं, वो आपका होता है ट्रेड के अंदर। एक्सिलरी टू ट्रेड में क्या होता है? सर्विसेज होती हैं। एक्सिलरी टू ट्रेड में आपके गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाते हैं। तो एक्सिलरी टू ट्रेड में क्या होता है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? ट्रेड में। जो गुड्स है, गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी सर्विसेज लगती हैं, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? एक्सिलरी टू ट्रेड का होता है। एक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है एड टू ट्रेड, मतलब ट्रेड को ऐड करना, हेल्प करना, ताकि जो वो गुड्स बना रहा है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो गुड्स कंफर्टेबली कंज्यूमर तक प्रॉपर तरीके से, बढ़िया सेफ तरीके से कंज्यूमर तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये होता है आपका गुड ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड या एड टू ट्रेड। नेक्स्ट जो आपका ट्रेड है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका इंटरनल ट्रेड, ठीक है, और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनल ट्रेड जो वो ट्रेड जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होता है, जो आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड जिसमें हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस करके करते हैं, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। मतलब कि 2 कंट्री के बीच में, ठीक है, 2 कंट्री जहां पे इन्वॉल्व हो रही हैं बिजनेस करने के लिए, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। और इंटरनल ट्रेड मतलब कि इंडिया के अंदर जो बिजनेस हो रहा है उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। अगर वही बिजनेस इंडिया और आपके अमेरिका के बीच में हो तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी अगर वही इंडिया और अमेरिका के बीच में हो तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। फर्दर आपका इंटरनल ट्रेड जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, होलसेल ट्रेड और आपका रिटेल ट्रेड। ठीक है, तो होलसेल ट्रेड का मतलब होता है कि जब भी हम प्रोडक्ट्स को बल्क में परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। जैसे कि आपके आसपास की दुकान जो है वो अगर कहीं से प्रोडक्ट ले आती होंगी तो वो 1-2 प्रोडक्ट तो ले आती नहीं होंगी, वो कम से कम एक साथ 15, 20, 50, 100 प्रोडक्ट ले आती होंगी। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपके आसपास पेन की या स्टेशनरी शॉप है, तो स्टेशनरी शॉप पे अगर आप पेन लेने जाओगे तो उसके पास सिमिलर ब्रांड की पेन कई सारे पैकेट रखे होंगे। लेकिन अगर आप बल्क में बोलोगे लेने के लिए तो वो क्या कहेगा? वो होलसेलर का एड्रेस आपको देगा, वो बल्क में प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो होलसेलर का क्या काम होता है कि बल्क में गुड्स को रिटेलर तक पहुंचाना। ठीक है, अब रिटेलर क्या करता है? रिटेलर जो है आपको जो है गुड्स प्रोवाइड करता है सिंगल क्वांटिटी में, 1, 2, 4 ऐसे करके आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पेन लेनी होगी,
एक पेन लेनी हो, 2 पेन लेनी हो तो आप रिटेलर के पास जाओगे, लेकिन वही आपको कम से कम 1000-2000 पेन लेनी हो तो आप होलसेलर के पास जाओगे, क्योंकि रिटेलर के पास उतनी क्वांटिटी में पेन नहीं होगी। तो रिटेलर वो होता है जो आपके आसपास की शॉप हो गई, वो आपको रिटेल शॉप हो गई, जो आपकी आपको 1-2 क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो होते हैं रिटेल। अब होलसेलर जो है बल्कि प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बल्क में प्रोडक्ट्स 1000, 2000, 5000 इस तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो आपके होलसेल ट्रेड हो गए। अब एक्सटर्नल में आते हैं, तो एक्सटर्नल जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें आप देखते हो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और फिर लास्ट में इंटरपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट का क्या काम होता है कि हम जब भी प्रोडक्ट एक कंट्री से खरीदते हैं, मान लो कि इंडिया कोई प्रोडक्ट अमेरिका से खरीद रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स हमारे इंडिया के अंदर आ रहे हैं, इन हो रहे हैं, तो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वही इंडिया अमेरिका को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो बाहर जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो जब हम किसी कंट्री को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो हो जाता है एक्सपोर्ट। लेकिन इंट्रीपोर्ट क्या होता है, इंट्रीपोर्ट जब हम क्या करते हैं, एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट परचेस कर रही है किसी तीसरी कंट्री को सेल करने के लिए। मान लो सपोज आज के जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है उसमें अमेरिका और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। अब चाइना को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए होगा, वो अमेरिका से डायरेक्ट खरीद तो सकता नहीं, तो उसमें बीच में आएगा इंडिया, इंडिया से बात करेगा चाइना, अब इंडिया क्या करेगा, अमेरिका से वो प्रोडक्ट खरीदेगा और इंडिया फिर उस प्रोडक्ट को चाइना को सेल कर देगा, वो होता है आपका इंटरपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट क्लियर हो गया। इंपोर्ट का मतलब कि जब हम कहीं से गुड्स परचेस करते हैं, किसी अदर कंट्री से गुड्स परचेस करते हैं अपनी कंट्री में, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, वो हो जाएगा एक्सपोर्ट। और इंटरपोर्ट में मतलब कि हम किसी कंट्री से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री को सेल करने के लिए, वो होता है आपका इंटरपोर्ट। ये ट्रेड क्लियर हो गया आपका। अब एक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एक्सिलरी टू ट्रेड में मतलब सारी सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या करता है, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोडक्ट और कंज्यूमर के बीच के गैप को कम करने में हेल्प करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। वेयर हाउस क्या करता है, वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन को, जो भी इंडस्ट्री है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो बल्क में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके उस जगह पे रख सके, ताकि फ्यूचर में जब भी डिमांड और सप्लाई में जो है गैप ना आए, वो प्रॉपर तरीके से जो है प्रोडक्ट की सप्लाई होती रहे। इंश्योरेंस क्या है कि सडनली किसी तरीके की किसी भी डिजास्टर, अगर इंडस्ट्री डिजास्टर फेस कर रही है, किसी भी तरीके का लॉस फेस कर रही है, तो उस इंश्योरेंस का यूज करके वो लॉस से रिकवर हो पाए। डिजास्टर हुआ तो नेचुरल डिजास्टर हुए तो उस डिजास्टर के लिए भी रिकवरी इंश्योरेंस होता है, चोरी हो गई तो उसके लिए भी इंश्योरेंस होता है, आग लग गई तो उसके लिए भी इंश्योरेंस होता है। तो कई सारे इंश्योरेंस होते हैं जिसका यूज करके जो है कंपनी जो है लॉस को रिकवर कर सकती है, इंडस्ट्री जो है लॉस को रिकवर कर सकती है, बिजनेस भी कर सकते हैं आप। बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का क्या काम होता है कि बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करने में हेल्प करता है बैंकिंग और फाइनेंस, सीधा सा पैसा प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या हेल्प करता है, प्रोडक्ट की नॉलेज, ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज किसको, कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है आपका एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का क्या काम है कि प्रोडक्ट की नॉलेज कंज्यूमर तक पहुंचाना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू। आप क्या बना रहे हो किसी को तो पता नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट की नॉलेज कंज्यूमर तक पहुंचेगी। आईफोन में क्या फीचर है वो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उसका ऐड आ जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंच जाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। तो बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का कि सरवाइव करना है, सरवाइव करना है मार्केट में, बिजनेस को सरवाइव करना उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। सरवाइव करने के बाद फिर वो क्या करेगा, प्रॉफिट बनाने का सोचेगा, ठीक है।
प्रॉफिट बनाने का सोचेगा, और प्रॉफिट जब बन जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेगा जब बिजनेस, उसके बाद फिर ग्रोथ की और एक्सपेंशन की सोचेगा। ठीक है, ग्रोथ या एक्सपेंशन की सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल जियो को आप एज ए एग्जाम्पल ले सकते हो। जियो जब सबसे पहले आया तो मार्केट बनाने के लिए उसने क्या किया, सिम फ्री में लॉन्च किया था, फ्री में डेटा देना शुरू किया, फ्री में कई साल तक, 2 साल 3 साल तक फ्री डेटा, फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग। जब लोगों को आदत लग गई डेटा की, अनलिमिटेड कॉलिंग की, तो फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगा, जो है रिचार्ज की प्राइस बढ़ाने लगा। ठीक है, तो प्राइस ले आया 100 रुपए, 200 रुपए, आज 300 रुपए 28 दिन के 300 रुपए के रिचार्ज होते हैं। उसमें भी 1.5 GB डेटा, 28 दिन की कॉलिंग है, अनलिमिटेड कॉलिंग। तो अब क्या हो गया कि अब धीरे धीरे उसने प्रॉफिट बनाना शुरू किया। अब प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद आता है एक्सपेंशन स्टेज, एक्सपेंशन और ग्रोथ स्टेज। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे वाईफाई ले आ दिया, उसके बाद फिर आपको स्मार्ट टीवी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगा, आपको कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगा। फिर आपका फिर ट्रेंड आ गया, कपड़े वाला ट्रेंड, ऐड तो देखते ही होंगे आप लोग, तो कपड़े वाला ट्रेंड आ गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जियो जो है वो मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया। आज के टाइम पे आप कोको कोला इंडस्ट्री में घुसा है कैंपा के नाम से, अब कोको कोला इंडस्ट्री में वो कैप्चर करना चाहता है। तो ये होता है एक्सपेंशन। जब पहले सर्वाइव करना है बिजनेस को, सर्वाइवल के बाद जब बिजनेस अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हो। जब अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगता है तो फिर आप क्या करते हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के लिए हमारा कि हमें सोसाइटी को बढ़िया प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है, रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है, सस्ते प्राइस में प्रोवाइड कराना है। फिर तीसरा हमारा टारगेट होता है कि सोसाइटी के लिए हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम पॉल्यूशन, ठीक है, लेस पॉल्यूशन करना हमारा सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव आप देख लोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। ये 3-4 सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो सोसाइटी को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कराना, कम से ऐसे प्रोडक्शन करना कि कम से कम पॉल्यूशन हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान देना। तो ये सारी फैसिलिटी जो है, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस के होते हैं सोसाइटी के लिए। पर्सनल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, वो देखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव सैलरी प्रोवाइड करना, मतलब कि ऐसी सैलरी प्रोवाइड करना जिसमें वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकें। ठीक है, उनकी स्किल पे काम करना, उनको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे उनके काम करना। उसके बाद फिर आप देखोगे कि क्या होता है कि प्रोफेशनल जो है हमारे पर्सनल्स हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो ये सब जो है बिजनेस का टारगेट होता है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, पर्सनल्स हैं, उनके लिए। तो ये हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क मतलब कि प्रॉफिट अर्न करेंगे तो बिजनेस में रिस्क भी है, रिस्क भी होगा, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। बिजनेस रिस्क का मतलब है कि फ्यूचर में हमें पता नहीं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस, हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मे बी पॉलिसी कोई चेंज हो जाए, मे बी किसी तरीके का डिजास्टर आ जाए। कोविड के बारे में किसी को पता नहीं था, जिसका ड्रास्टिकली इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का बिजनेस रिस्क है। आज आपका बिजनेस सही सलामत चल रहा है, आज आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, कल को हो सकता है कोविड जैसा फिर से कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से आपको बिजनेस को अपना बंद करना पड़े और आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, बिजनेस रिस्क है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर क्लियर नहीं है। तो बिजनेस रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो सकता है, कितना भी हो सकता है आपको पता नहीं है, और इवन लॉसेस, नुकसान भी हो सकता है, इसका भी आपको अंदाजा नहीं है।
प्रॉफिट का भी अंदाजा नहीं है और नुकसान का भी अंदाजा नहीं है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो अनसर्टेनिटी है, कुछ फिक्स नहीं है कि हमको कल को क्या होने वाला है, इन्वायरमेंट किस तरीके से चेंज होगा, गवर्नमेंट कौन सी आएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी, क्या पता जो सोसाइटी की जो नीड है, सोसाइटी की जो डिमांड्स है वो चेंजेस हो जाए। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, बिजनेस में, जिसकी वजह से हमें बिजनेस में रिस्क, हमेशा हमारा जो बिजनेस होता है रिस्क पे रहता है कि अगर हम उस चीजों को, उस चेंजेस को समझ गए तो हम प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन अगर उस चेंजेस को हम समझ नहीं पाए तो हमें बहुत ज्यादा लॉस भी फेस करना पड़ेगा। तो हमेशा बिजनेस में रिस्क बना रहता है। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है कि पार्ट ऑफ बिजनेस। तो हमारा जो बिजनेस रिस्क है बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि जिस तरीके से प्रॉफिट बिजनेस का पार्ट है, उसी तरह से रिस्क भी क्या है, बिजनेस का पार्ट है। हमें पता नहीं कल को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, आग, हमारे दुकान में आग भी लग सकती है, हमारे दुकान में चोरी भी हो सकती है। तो क्या है, ये जैसे ही आप बिजनेस सेटअप करोगे तो उस बिजनेस के सेटअप होते ही रिस्क भी उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तो हमारा जो बिजनेस रिस्क है वो अनसर्टेनिटी से अराइज होता है कि कल को हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे रिस्क हमेशा बना रहता है। मे बी हमें कल प्रॉफिट हो सकता है, मे बी हमें कल लॉस हो सकता है। तो हमारे बिजनेस पे रिस्क हमेशा बना रहता है, वो अनसर्टेन है, वो कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा बिजनेस के साथ रहेगा, चिपका रहेगा फेविकोल से। नेक्स्ट अब देखते हैं डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो रिस्क कितना ज्यादा होगा, कितना बड़ा होगा, वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज क्या है। क्या बिजनेस जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, क्या बिजनेस जो है लार्ज स्केल पे बिजनेस हो रहा है, क्या जो हमारा बिजनेस है वो एमएसएमईज है, तो हमारा बिजनेस किस तरीके का है, पेपर बिजनेस कर रहे हैं, जो है टेक्सटाइल बिजनेस है, या फिर कोई हमारा फूड का बिजनेस है, तो किस तरीके का। अगर टेक्सटाइल बिजनेस है तो फायर की जो चांसेस हैं वो ज्यादा है, अगर पेपर के बिजनेस है तो उसमें भी आग लगने के रिस्क सबसे ज्यादा है। तो हमेशा जो डिग्री ऑफ रिस्क जो है हमारा बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिजनेस 30 लाख का है तो सिर्फ 30 लाख का नुकसान होगा, अगर बिजनेस 3 करोड़ का है तो 3 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो बिजनेस जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा रिस्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क ले रहे हो, आपको पता है कि कल में भी लॉस हो सकता है, में भी प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। अगर में भी आज पॉलिसी आपके अगेंस्ट है, आपने पॉलिसी को समझा, अपने बिजनेस में चेंजेस किए, अब उस चेंजेस को देखते हुए आपने क्या किया, प्रोडक्ट तैयार किया, लोगों की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किया। तो जैसे ही आपके प्रोडक्ट सेल होंगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। आपने क्या किया, रिस्क को एनालाइज किया अपने बिजनेस में, ठीक है। रिस्क को जैसे ही आप एनालाइज करेंगे तो अपने लॉस को आप किस में, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा रिस्क बना रहेगा और बिजनेस के ऊपर हमेशा रिस्क बना रहता है। काम क्या है कि आपको रिस्क को हमेशा एनालाइज करते रहना है, ताकि आपका जो लॉस है, ठीक है, उसको आप हटा सको और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बना सको, ठीक है। तो ये होते हैं आपके नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिजनेस के कॉज क्या है, बिजनेस रिस्क क्यों है, क्या है बिजनेस के कॉज, किस वजह से बिजनेस रिस्क होता है। सबसे पहला है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज जैसे आप बोल सकते हो कि कैलेमिटीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, जिसकी वजह से कई सारे दुकानें बंद हो गई। आप देखते होगे उत्तराखंड में, आप देखते होगे हिली एरिया में क्या होता है कि लैंडस्लाइड हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल कॉजेज हैं जिसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, बिजनेस के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट आप देखते हो ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो उन्होंने आपके साथ कोई मतलब क्या कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट कर लिया, या फिर आपके साथ लॉयल्टी से नहीं रहे, आपके जो है बिजनेस के अंदर चोरी कर ली। तो ये क्या है, ये सब ह्यूमन कॉज है जिसकी वजह से आपको बिजनेस में लॉस देखने को मिल सकता है, बिजनेस में रिस्क आपका बना रहता है। आपके एम्प्लॉयज हो गए, आपके कॉम्पिटिटर हो गए, वो भी तो ह्यूमन ही है। तो इनकी वजह से आपके बिजनेस के ऊपर हमेशा रिस्क बना रहता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज सीधे का सा उसका किससे कनेक्शन है, डिमांड और सप्लाई से, गवर्नमेंट पॉलिसीज से। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हुई जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ा और उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ा। डिमांड एंड सप्लाई,
डिमांड, लोगों की जो है प्रेफरेंस चेंज हुई, जिसका असर किस पे पड़ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई पे पड़ रहा है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ रहा है। तो ये आपके हो जाते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। अब नेक्स्ट जैसे अदर कॉजेज जैसे कि आग लग गई, जैसे फॉर एग्जांपल आग लग गई, चोरी हो गई, ये सब अदर कॉजेज में आ सकते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस पे रिस्क हमेशा बना रहता है। ह्यूमन कॉज, नेचुरल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और अदर कॉज। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस में हम कौन कौन से स्टेप लेते हैं एक बिजनेस को प्रॉपर तरीके से बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले किस तरीके का कौन क्या स्टेप लेंगे, फिर लास्ट में क्या स्टेप लेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग एक लाइन से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के टाइप्स क्या है, क्या हम जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले बिजनेस लेंगे, क्या हम प्राइमरी इंडस्ट्री में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाएंगे या टर्शरी इंडस्ट्री में जाएंगे, तो किस तरीके का हम बिजनेस करेंगे वो बिजनेस सेलेक्ट करना। ठीक है, फिर हम आते हैं साइज ऑफ बिजनेस पे। साइज ऑफ बिजनेस इन द सेंस कि हम कितना बड़े स्केल में बिजनेस करेंगे, स्मॉल स्केल करेंगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन करेंगे, या फिर हम पूरा वर्ल्ड इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये हमारा साइज ऑफ बिजनेस डिसाइड होता है कि कितना बड़ा बिजनेस हम करेंगे। फिर लोकेशन डिसाइड करते हैं कि हमारा लोकेशन क्या होगा, बिजनेस का लोकेशन क्या होगा, कि कहाँ पे हम अपना बिजनेस जो है लोकेट करेंगे। ठीक है, तो लोकेशन हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ होगा। तो मैक्सिमम हम देखने को मिलता है कि हमारा बिजनेस का जो लोकेशन होता है, आप देखोगे वहां होता है जहां हमारे लिए रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इजिली अवेलेबल रॉ मटेरियल हो गया हमारे लिए, लेबर जो है इजिली अवेलेबल हो, चीप लेबर अवेलेबल हो, वहां पे हम अपना बिजनेस सेटअप करना काफी कंफर्टेबल समझते हैं। ठीक है, तो हम लोकेशन डिसाइड करते हैं कि किस लोकेशन में हम अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। फिर पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। तो पैसा कहाँ से आएगा वो हम डिसाइड करते हैं कि बैंक से लोन लेना है, कि दोस्तों से पैसा लेना है, कि घर से पैसा लेना है। ठीक है, तो पैसा कहाँ से हम जो है जमा कर पाएंगे, पैसा कहाँ से बना पाएंगे कि हम बिजनेस शुरू करें, उसका हम व्यवस्था करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। फिर फिजिकल फैसिलिटी, मतलब कि हम जो फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि हम जो मशीनरीज खरीद रहे हैं वो मशीनरीज कहाँ से ले आएंगे, हम बिल्डिंग मटेरियल्स अपने ऑफिस बनाने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल्स ले आएंगे वो कहाँ से ले आएंगे, हम किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो कहाँ से परचेज करेंगे, ये सब चीजें आपकी फिजिकल फैसिलिटीज में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। तो हमारा जो वर्कफोर्स है वो कहाँ से कैसा वर्कफोर्स होगा, कितने स्किल्ड लेबर होंगे, कितने अनस्किल्ड लेबर होंगे, ये सारे डिसीजन हम यहाँ पे छठे नंबर पे अपना लेते हैं। उसके बाद हम टैक्स प्लानिंग करते हैं कि हम कितना प्रॉफिट बनाएंगे, कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस प्रॉफिट में जो पार्टनर्स हैं उनको देने के बाद फिर हम कितने पैसे अपने बिजनेस में लगा पाएंगे। मतलब कि टैक्स प्लानिंग करते हैं, प्लान योर टैक्स स्ट्रक्चर लीगली एंड इफिशिएंटली टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी एंड इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशन। तो हमारा बिजनेस रेगुलर बेसिस पे चलता रहे, हमारे ऊपर किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी ना हो। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के हम टैक्स प्लानिंग करेंगे कि हम जो है प्रॉपर टाइमली जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते रहें। उसके बाद एट द एंड हम अपने बिजनेस को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, बिजनेस को लॉन्च कर देंगे। ये स्टेप आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। वैसे तो स्कूल बेसिस पे एग्जाम होता है तो स्कूल वाले कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो लॉन्च कर देंगे अपना बिजनेस और उसके बाद फिर उस बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे हम क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, और प्रॉफिट को क्या करते रहेंगे, री इन्वेस्ट करते रहेंगे अपने बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर होता है कंप्लीट। मिल लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे चैप्टर के साथ जो कि आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर है आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।